विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मगध का उत्कर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी जगह इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप टॉपिक को अंत तक अच्छे तरीके से देखेगा। हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं, मगध के उत्कर्ष को, ठीक है। और बेसिक से लेकर इसके जितने भी मैक्सिमम सवाल बन सकते हैं वो सब आपको इसके आज के क्लास में कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं। टॉपिक क्या लिए? मगध का उत्कर्ष, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि 16 महाजनपद, ठीक है ना। कितने महाजनपद का संख्या था भारत में? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था। जिनके जानकारी का स्रोत क्या है? महाभारत। मगध के बारे में जो जानकारी का स्रोत मिला है वो कहाँ से मिला है? महाभारत से। मगध का संस्थापक पूछेगा, प्राचीन संस्थापक कौन था? तो विद्रथ। मगध का प्राचीन संस्थापक पूछेगा तो विद्रथ बोलिएगा। सबसे प्रतापी शासक बोलेगा तो जरासंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जरासंध, ठीक है। और मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली होने का इसका कारण भी देखेंगे। क्या था? इसके पास मैक्सिमम उपजाऊ भूमि था, प्राकृतिक सुरक्षा था, ठीक है ना, खनिज संसाधन की उपलब्धता थी, व्यापार में वृद्धि था, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, और कृषि में नए उपकरणों का, जैसे लोहों से बने हुए औजार, ऐसे कई उपकरण का नवीनतम, उस समय के नवीनतम, ठीक है ना, प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे मगध जो था सबसे संपन्न और शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध पर कितने वंशों ने? तो 7 राजवंशों ने शासन किया ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार। तो सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश। ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कण्व वंश और सातवां सातवाहन वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। अगर आपको इसको याद करना है तो एक ट्रिक भी ले सकते हैं, हसीन मासूका। हसीन मासूका, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? हसीन मासूका। और कितना? तो 7। हसीन मासूका 7। तो देखेंगे कैसे। ह से हर्यक, सीन से शिशुनाग याद रखेंगे, न से नंद वंश याद रखेंगे, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मा से मौर्य याद रखेंगे, सु से शुंग याद रखेंगे, का से कण्व वंश याद रखिएगा, और 7 से सातवाहन वंश आप याद रखते हैं। हसीन मासूका 7, इसका ट्रिक आप लोग ले सकते हैं। और देखेंगे एक साइड में इसके संस्थापक लिख दिए, जैसे हर्यक वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा तो बिंदुसार, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्म नंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग का पुष्यमित्र शुंग, कण्व का वासुदेव और सातवाहन वंश का श्रीमुख। तो एक तरफ आपको ये संस्थापक लिखा गया, संस्थापक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में डिनोट कर दे रहे हैं ये संस्थापक। और याद कैसे कर लीजिएगा? ये 7 को हसीन मासूका 7 से आप लोग याद करिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं पहले वंश, हर्यक वंश को, ठीक है ना। हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश का जो समय चला वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश कब से कब तक चला था? 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला था। हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का पूछेगा संस्थापक कौन? बिंबिसार। और ये अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया, जो कि राजगिरी, या अभी हम इसको राजगीर भी कहते हैं, राजगीर, ठीक है ना। गिरिब्रज, राजगिरी या राजगीर बोलिए। अब बिंबिसार कौन धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को। कहेगा बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अस्थाई सेना रखने के कारण इसे सैन्य कहा जाता था। बिंबिसार को एक नाम क्या दिया गया? सैन्य। क्यों? क्योंकि अस्थाई सेना रखने के कारण इसे सैन्य कहा जाता था। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। कहेगा प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो बिंबिसार। ब्रह्मदत्त को हराकर, ध्यान दीजिएगा, अंगराज को मगध में मिला लिया। कहेगा अंगराज को मगध में कौन
मिलाया? बिंबिसार। किसको हराकर? तो ब्रह्मदत्त को। फिर से अंगराज को मगध में कौन मिलाता है? अंगराज को मगध में कौन मिलाएगा? बिंबिसार मिलाएगा। किसको हराकर? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लेगा। अब क्षेत्र विस्तार के लिए ध्यान दीजिएगा, ये विवाह करता, पहले क्या था ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र विस्तार के लिए विवाह किया जाता था और दहेज में ध्यान दीजिएगा रुपये पैसे नहीं लिए जाते थे उस समय, दहेज में क्षेत्र लिया जाता था, ठीक है ना। तो इसने 3 विवाह किया और 3 क्षेत्र प्राप्त किया। कौन? बिंबिसार। देखेंगे पहला इसका विवाह होता है कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से। पहला विवाह महाकोसला के साथ होगा। कौशल राज की पुत्री है और प्रसेनजीत की बहन है महाकोसला देवी, महाकोसला देवी से विवाह हुआ और दहेज में क्या ले लिया? काशी। दहेज में क्या लिया? काशी ले लिया, ठीक है ना। कहेगा कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन के शादी के उपरांत बिंबिसार को कौन सा क्षेत्र मिला? तो काशी मिला। या काशी किससे मिला था? तो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करने के उपरांत मिला। दूसरा देखेंगे विवाह कहां से करता है ये? वैशाली है ना, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली में एक जगह है लिच्छवी, तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री चेलना, चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करता है और वैशाली का लिच्छवी वाला प्रांत ये लेता है। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी है, चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करके वैशाली वाले क्षेत्र को ये प्राप्त करता है। तीसरा विवाह ये करता है मद्र देश, जिसको वर्तमान में पंजाब के नाम से जाना जाता है। तीसरा विवाह मद्र देश जो कि वर्तमान में पंजाब में आता है, ठीक है ना, की राजकुमारी क्षेमा से शादी करके मद्र देश को प्राप्त किया था। तो मद्र देश कहां पड़ेगा? तो पंजाब में पड़ेगा और वहां की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। तो 3 विवाह किया। पहला कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से, दहेज में क्या मिला? काशी। वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया, दहेज में क्या ले लिया? लिच्छवी ले लिया। तीसरा विवाह मद्र देश जो कि वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, वहां की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया और दहेज में क्या लिया? मद्र देश। अब देखेंगे बिंबिसार है, इसका और आगे क्या क्या काम है इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं बिंबिसार। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार का एक राज वैद्य है जिसका नाम है जीवक, ठीक है। बिंबिसार का एक राज वैद्य है जिसका नाम क्या है? जीवक। तो जीवक 2 की इलाज करने के लिए जाता है, एक महात्मा बुद्ध और एक अवंती के राजा प्रदोत, ठीक है ना। ये दोनों मुख्य क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो बिंबिसार का जो वैद्य है उसका नाम है जीवक। बिंबिसार का वैद्य जीवक, ठीक है। बिंबिसार का वैद्य जीवक महात्मा बुद्ध की सेवा में राज वैद्य जीवक को भेजा, ठीक है ना। बिंबिसार ने कहेगा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राज वैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग, जिसको पीलिया रोग भी कहते हैं, पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो जीवक को इलाज के लिए भेजा था। तो कहेगा जीवक किसके इलाज के लिए गया? तो महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। और दूसरा अवंती के राजा प्रदोत, अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तब जीवक वहां पर इलाज के लिए गया था। अब देखेंगे बिंबिसार का हत्या क्या करता है? इसी का पुत्र अजातशत्रु कर देता है। इसी का पुत्र कौन करता है? अजातशत्रु। ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार का हत्या कौन कर दिया? इसी का पुत्र अजातशत्रु। और अजातशत्रु फिर अगला शासक बनता है। हर्यक वंश पर अगला शासक कौन आता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ क्या होगा? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका उपनाम क्या है? कुनिक। उपनाम क्या है? कुनिक, ठीक है ना। अजातशत्रु का पूछेगा उपनाम क्या है तो कुनिक बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अजातशत्रु है जो पहला बौद्ध संगीति जब हुआ उसी के समय में हुआ था, ठीक है ना। तो 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, कहाँ? राजगिरी में। और अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन बनाया था? कहेगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया? अजातशत्रु। कब करवाता है? 483 ईसा पूर्व राजगिरी। और अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहेगा अजातशत्रु प्रारंभ में कौन धर्म को मानता था? तो जैन धर्म। अब बाद में कौन धर्म अपनाया है? तो बौद्ध धर्म अपनाया। बाद में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और अजातशत्रु का अर्थ क्या होगा? शत्रुओं का नाश करने वाला। और उपनाम क्या है इसका? कुनिक। और अजातशत्रु किसका हत्या करके गद्दी प्राप्त करता? अपने ही पिता बिंबिसार का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु का भी हत्या इसी का पुत्र उदयन ने कर दिया। देखेंगे बिंबिसार का हत्या कौन किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या कौन किया? इसी का पुत्र उदयन, और गद्दी प्राप्त करता है। तो तीसरा शासक कौन आ गया? उदयन। और उदयन का मुख्य
याद रखेंगे, गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। गंगा और सोन नदी के संगम पर उदय ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जानते हैं। और पटना जानते हैं किसके संगम पर बसा हुआ है, तो गंगा और सोन, गंगा और सोन। जैन धर्म का अनुयायी था, उदयन किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। और इसका हत्या कौन करता है, इसी का पुत्र नागदशक, इसी का पुत्र नागदशक। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, नागदशक हुआ। और ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश भी कहते हैं, प्रीतहंता वंश, इसलिए क्योंकि हर एक शासक अपने, जैसे बिंबिसार का हत्या उसी का बेटा अजातशत्रु का हत्या उसी का बेटा उदयन, और उदयन का हत्या उसी का बेटा नागदशक करता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, और प्रीतहंता वंश। हर्यक वंश को कहेगा, किस वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है, तो हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश से जितना भी क्वेश्चन था आपको समाप्त हुआ। और कल हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लास में नागवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को लेकर। तो कल के क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।